हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लाए हैं आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पिछले वर्षों के पेपर को अपन सॉल्व करेंगे। इस कड़ी में मैं सबसे पहले उच्च माध्यमिक परीक्षा 2013 जो राजस्थान बोर्ड में 2013 का पेपर हुआ था रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के पेपर सॉल्व करेंगे अपन। पेपर जो आपका होगा वो 3.25 घंटे का पेपर होगा आपका और इसके पूर्णांक 56 नंबर के होंगे। आप कुछ बातें आपको याद रखनी है। ये पेपर 2013 का था। इस पेपर में थोड़ा पैटर्न अलग था। इस साल आपके पैटर्न थोड़ा अलग है। आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी आएंगे जहाँ पर आपको पहले प्रश्न के अंदर 9 प्रश्न, पहले प्रश्न में आपको 9 प्रश्न जो है वो अ ब सदा वाले मिलेंगे और दूसरे प्रश्न में आपको जो 4 प्रश्न हैं वो रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपको 9 प्रश्न करने हैं तो एक साथ करने हैं और वो 4 प्रश्न रिक्त स्थान के वो भी एक साथ करने हैं। तात्पर्य मेरा ये है कि जहाँ पर भी प्रश्न में कोई खंड है, एक प्रश्न में 2-3 हिस्से हैं, उनको आपको एक ही स्थान पे सॉल्व करना है, अलग अलग जगह पर सॉल्व नहीं करना है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर एक बात स्पष्ट लिखी हुई है कि प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्नों को अपन को सही मानना है। ये बात आपको याद रखनी है। अगर कभी कभी हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा के पेपर में कोई त्रुटि हो, वैसे आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप हिंदी मीडियम को ही सॉल्व कर रहे होंगे। कभी कभी हो जाता है कि हिंदी मीडियम में प्रश्न में वर्ड जो लिखा होता है और इंग्लिश मीडियम में वर्ड जो फिटिंग अभिक्रिया दे रखा होता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। कभी त्रुटि मिले तो आपको हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही मानना है। आइए इस कड़ी में सबसे पहले आज हम 2013 के पेपर को सॉल्व करेंगे। पेपर शुरू करिए। आज हम सबसे पहला प्रश्न 2013 के पेपर में सबसे पहला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन से ध्रुवीय आणविक ठोस है? चैप्टर नंबर 1 का प्रश्न है। सिंपल आंसर है इसका। पहला आंसर ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक ध्रुवीय आणविक ठोस है, और एक ठोस अमोनिया, ये भी एक ध्रुवीय आणविक ठोस है। तो पहला प्रश्न का आंसर आपका ठोस सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरा है ठोस अमोनिया। दोनों ही आंसर सही है। बाकी इसके पीछे वाले कोई भी आंसर ध्रुवीय आणविक ठोस नहीं है। बता दूं मैं आपको, ये आयोडीन क्रिस्टल ये एक अध्रुवीय ठोस है, ग्रेफाइट एक नेटवर्क ठोस है और कार्बन टेट्राक्लोराइड आपका एक अध्रुवीय आणविक ठोस है। पहले प्रश्न का आंसर क्लियर है। सेकंड प्रश्न की ओर चलते हैं। सेकंड प्रश्न है आपका, 5 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोला गया। इस विलयन की आपको मोलरता ज्ञात करनी है। देखिए बच्चों, सबसे पहले जब भी आपको कोई प्रश्न इस प्रकार से सवाल वाला मिल जाए तो आपको सबसे पहले क्या क्या चीज़ गिवन है, क्या क्या आपको दिया हुआ है, आप उसको नोट करते जाएं। सबसे पहले 5 ग्राम NaOH मतलब कि आपको विलेय दे रखा है और विलेय को यहाँ पर कैपिटल A मानूंगा, विलायक को कैपिटल B मानूंगा। तो मैं विलेय को चूँकि A मान रहा हूँ तो 5 ग्राम विलेय पदार्थ की मात्रा है, तो मैं कहूँगा हमको दिया हुआ है WA, दिया हुआ है अपन को WA 5 ग्राम दिया हुआ है। फिर 500 ml जल में घोला गया है, मतलब आपको विलयन का आयतन दिया हुआ है। V बराबर दिया हुआ है आपको 500 ml। आपको क्या ज्ञात करनी है? आपको मोलरता ज्ञात करनी है बच्चों। मोलरता ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बच्चों, कैपिटल M इज इक्वल टू WA मतलब होता है पदार्थ का ग्रामों में भार बटे पदार्थ का अणुभार। अणुभार के लिए अपन MA का प्रयोग करेंगे इंटू V हम ml में लेंगे। और जब V को आप ml में लोगे तो फिर आपको 1000 का भाग देना पड़ता है आयतन के अंदर। नीचे आप भाग देंगे तो ऊपर गुणा हो जाएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा ऊपर, तो 1000, यहाँ ऊपर 1000 लिखेंगे। तो बच्चों अब आपको WA का मान पता है, आपको V का मान 500 ml पता है, लेकिन आपको MA नहीं पता है। MA क्या है? अणुभार, NaOH का अणुभार। तो बता दूं बच्चों, मैं आपको NaOH का जो अणुभार है वो 40 होता है। अणुभार निकालने के लिए आप इन सभी तत्वों के परमाणु भार को जोड़ लें, 40 इसका मान आएगा। Na का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। उन सबको जोड़ोगे आप तो 40 मान आएगा। आप ये सारे मान आप सूत्र में रखेंगे तो 5 इंटू 1000 बटे 40 इंटू 500
आप जब गुणा भाग करेंगे इसका तो आपका आंसर आएगा बच्चों 0.25 और इसका मात्रक लगाते हैं कैपिटल एम। आप पीछे कैपिटल एम लिख दें तो भी सही है, आप चाहें तो मोल प्रति लीटर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। चूँकि मोलरता है इसलिए आप मोल प्रति लीटर भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो आप कैपिटल एम का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये हमारे प्रश्न नंबर 2 का आंसर हो गया बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को अग्रसर होते हैं अपन। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों हमारा, एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर एथिल एसीटेट के जल अपघटन का उदाहरण लेकर छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया को समझाइए। सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का सूत्र होता है बच्चों CH3COO2H5 प्लस इसका करेंगे अपन जल अपघटन अम्लीय माध्यम में करेंगे। ऐसा करने पर क्या होगा, हमें 2 उत्पाद प्राप्त होंगे। एक तो प्राप्त होगा हमें CH3COOH और एक प्राप्त होगा हमें C2H5OH। ये है हमारा एथिल एसीटेट का अणु, ये है हमारा जल का अणु। इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं। इस अभिक्रिया में अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है, इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो अणुसंख्यता हो जाती है यहाँ पर 2। याद रखें बच्चों, इस अभिक्रिया की अणुसंख्यता है यहाँ पर 2, लेकिन अणुसंख्यता मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। लेकिन इस अभिक्रिया की अगर कोटि देखें अपन, अर्थात ये इस अभिक्रिया का वेग केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है, केवल एथिल एसीटेट की सांद्रता पर निर्भर करता है। इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि केवल 1 है, केवल कोटि 1 है। अर्थात कोटि और अणुसंख्यता दोनों अलग अलग है, अणुसंख्यता 2 है और कोटि 1 है। अर्थात वे अभिक्रियाएं जिनकी अणुसंख्यता 2 और कोटि 1 हो उन्हें हम छद्म कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 4 हमारा, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए वेग स्थिरांक की इकाई लिखिए। देखो बच्चों, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है बच्चों मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। इकाई पूछिए आपसे, मात्र मतलब कि आपको शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक पूछा है आपसे, तो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ये तो होता है शून्य कोटि के लिए, जबकि प्रथम कोटि के लिए होता है बच्चों सेकंड इनवर्स। मात्रक होता है क्या, सेकंड इनवर्स। ये दोनों कोटि के अभिक्रियाओं की बात हो गई, शून्य कोटि भी और प्रथम कोटि भी। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, बॉक्साइट अयस्क में उपस्थित किन्हीं 2 अशुद्धियों के नाम लिखिए। तो सबसे पहली अशुद्धि होती है इसके अंदर SiO2 की और दूसरी शुद्धि होती है बच्चों इसके अंदर TiO2 की। 2 शुद्धियाँ हैं, फटाफट से आप देख लें। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे अपन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निकिल धातु शोधन के मांड प्रक्रम में संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। निकिल धातु शोधन के मांड प्रक्रम में संबंधित रासायनिक अभिक्रियाएं लिखिए। देखिए पार्ट 6 में हम निकिल धातु का शोधन करके आए थे। इस अभिक्रिया में सबसे पहले निकिल के केवल आपको अभिक्रिया लिखनी है। निकिल की क्रिया आप 4 बार करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड से, गर्म करेंगे इसको। गर्म करने पर आपको पहले एक संकुल यौगिक प्राप्त होगा NiCO का होल 4। अब इसको निकिल टेट्रा कार्बोनिल कहते हैं। जब इस निकिल टेट्रा कार्बोनिल को आप और उच्च ताप पर गर्म करते हैं, ऐसा करने पर आपको Na प्राप्त होगा और वापस से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। यहाँ पर Na बिल्कुल शुद्ध अवस्था में प्राप्त होगा, तो इसे बोलते हैं हम मांड प्रक्रम। नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों आगे। प्रश्न नंबर 7 है, ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। ZnCd व Hg को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए संक्रमण तत्व कौन होता है। वे डी ब्लॉक तत्व बच्चों, वे डी ब्लॉक तत्व जिनमें अपनी उत्तेजित अवस्था या सामान्य अवस्था, दोनों बात कर रहा हूँ मैं आपसे, सामान्य अवस्था
और उत्तेजित अवस्था, दोनों में से किसी भी अवस्था में यदि डी उपकोष खाली हो तो ऐसे डी ब्लॉक तत्व को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। लेकिन अगर हम जिंक की बात करें, कैडमियम की बात करें, मरकरी की बात करें, तो इन तीनों में अपनी उदासीन अवस्था में और अपनी उत्तेजित अवस्था में, दोनों ही अवस्थाओं में इनके अंदर इनका जो 3D, जिनके अंदर 3D10 होता है, कैडमियम में 4D10 होता है और मरकरी में 5D10 होता है। इस प्रकार इनका डी उपकोष जो है वो पूरा भरा होता है। इनकी उत्तेजित अवस्था मतलब +2 अवस्था में भी इनमें 3D10, 4D10 और क्रमशः 5D10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अर्थात पूर्ण डी विन्यास होने के कारण ये केवल डी ब्लॉक के तत्व हैं, इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है। पार्ट नंबर 8 का प्रश्न है बच्चों, क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है। सबसे पहले क्रोमेट आयन क्या होता है, CrO4-2, इसे बोलते हैं बच्चों क्रोमेट आयन। और इस आयन की आकृति होती है इस प्रकार, चतुष्फल की, Cr डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O और इस प्रकार से कोष्टक के बाहर माइनस का चिन्ह, 2 बार माइनस का चिन्ह, एक इस O पे होता है और एक इस वाली O पर होता है। इसकी आकृति होती है बच्चों चतुष्फल की। ये आपका आंसर हो चुका है चतुष्फल की। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट अगले प्रश्न चलेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 9 आपका, Ti+4 आयन रंगहीन क्यों होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। Ti+4 आयन रंगहीन क्यों होता है। देखिए Ti+4 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें बच्चों, Ti+4 टाइटेनियम का परमाणु क्रमांक 22 होता है। और अगर हम इसके Ti+4 अवस्था के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं तो इसमें 3D में 0 होता है और 4s के अंदर भी 0 होता है, अर्थात इसके 3D उपकोष में कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है और ये एक स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास प्राप्त कर लेता है। स्थायी उत्कृष्ट गैसीय विन्यास प्राप्त कर लेता है। मैं कहूँ कि इसमें डी संक्रमण की अनुपस्थिति है। डी संक्रमण की अनुपस्थिति है। हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन सिद्धांत पढ़ कर आए थे, जहाँ हम T2G EG पढ़ते थे, वो चीज़ डी संक्रमण इसमें क्या है, अनुपस्थित है। और इस डी संक्रमण की अनुपस्थिति के कारण Ti+4 आयन रंगहीन होता है। ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न नंबर 10, उभयदंती लिगेंड का एक उदाहरण देकर बताइए कि क्यों उभयदंती लिगेंड कहलाता है। देखिए बच्चों, उभयदंती लिगेंड ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु होते हैं, लेकिन बंध के निर्माण में केवल एक ही दाता परमाणु प्रयुक्त होता है, उसे बोलते हैं अपन उभयदंतुक लिगेंड या उभयदंती लिगेंड। इसका एग्जाम्पल है बच्चों CN- में कार्बन भी दाता परमाणु हो सकता है, नाइट्रोजन भी दाता परमाणु हो सकता है, लेकिन ये एक बार में केवल एक ही परमाणु दाता परमाणु के रूप में कार्य करता है। अगर कार्बन दाता परमाणु होता है तो RCN इस प्रकार बोल दें अपन, M लिख दें यहाँ पर अपन इसको MCN, तो इसको अपन साइनो कहते हैं। और अगर अपन इसको MNC कह दें तो इसका मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन दाता परमाणु होगा, तो उसे आइसोसाइनो कहेंगे। तो ऐसे लिगेंड जिनमें 2 दाता परमाणु हो लेकिन बंध के निर्माण में एक बार में केवल एक ही दाता परमाणु प्रयुक्त होता है, उसे बोलते हैं हम उभयदंतुक लिगेंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका। देखिए, संकुल यौगिक K3Fe(C2O4) का होल थ्राइस में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था आप निकाल लें बच्चों। इस पर -2 आवेश होता है, इस C2O4 -3 पर -2 चार्ज होता है। ये ऑक्सीलेट लिगेंड है। तो यहाँ पर आपकी केंद्रीय धातु आयन की OS का मान +3 आएगा। केंद्रीय धातु आयन की OS का मान, ऑक्सीकरण अवस्था का मान +3 आएगा। जबकि ये जो C2O4 है, ऑक्सीलेट आयन है, यह एक द्विदंतुक लिगेंड है और द्विदंतुक लिगेंड 3 बार है। इसका मतलब इसकी समन्वय संख्या हमारी 6 हो जाएगी। द्विदंतुक लिगेंड है और वो 3 बार है, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे, अर्थात इसमें
समन्वय संख्या आपकी कितनी आएगी? 6 आएगी। आप समन्वय संख्या के लें या आप इसको उप सह संयोजन संख्या के लें, एक ही बात है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 हमारा एक काल्पनिक यौगिक, बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, थोड़ा ध्यान लगाना है इस प्रश्न के ऊपर कि एक काल्पनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र C3H6O है, ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे। तो आगे दिया है 2,4 डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, मतलब इसको 2,4-DNP कहते हैं शॉर्ट में, 2,4-DNP के साथ नारंगी लाल अवक्षेप देता है, किंतु टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। बच्चों ये बहुत खास बात है, किंतु टोलेन अभिकर्मक को अपचयित नहीं करता। तो यहीं से आपका आंसर निकल जाता है। हम जब एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर पढ़ते हैं वहाँ पर हम एल्डिहाइड और कीटोन को देखते थे, और इस लाइन से मालूम पड़ा हमें कि एल्डिहाइड तो कीटोन को अपचयित एल्डिहाइड तो टोलेन अभिकर्मक को अपचयित करते थे, लेकिन कीटोन अपचयित नहीं करते थे। अर्थात ये क्या होगा? सबसे पहली बात ये क्या होगा? कीटोन होगा। अब कौन सा कीटोन होगा? चूँकि 3 कार्बन का है, चूँकि 3 कार्बन का है तो फिर 3 कार्बन का सबसे प्रथम सदस्य कीटोन का, ये उसका सूत्र हो गया बच्चों, ये उसका सूत्र हो गया। और इसके IUPAC नाम की बात करें तो इसका IUPAC नाम होता है बच्चों प्रोपेनोन। इसका IUPAC नाम पूछा गया है, सूत्र पूछा है और IUPAC नाम पूछा है, प्रोपेनोन है, ठीक है। इसका सामान्य नाम एसीटोन है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग अभिकर्मक एमीन वाले पार्ट का प्रश्न है। हिंसबर्ग अभिकर्मक का रासायनिक नाम बच्चों, इसका सबसे पहली बात इसका सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है C6H5SO2Cl। आप ऐसे लिख दें या बेंजीन के ऊपर आप SO2Cl लिख दें। इसका नाम होता है बच्चों बेंजीन, रासायनिक नाम होता है बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 13, बेंजीन सल्फोनील क्लोराइड। सूत्र है इसका C6H5SO2Cl। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, प्रश्न नंबर 14, विद्युत चालन के आधार पर अचालक व अर्धचालक को समझाइए। देखिए बच्चों, प्रश्न में बात की गई है कि विद्युत चालन के आधार पर आपको अचालक व अर्धचालक को समझाना है। किसके आधार पर विद्युत चालन? अरे सीधी सी बात है, अचालक, नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर बोलते हैं अपन इसको, ऐसे पदार्थ जिनमें कि विद्युत धारा का चालन नहीं होता, जो विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करते, जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, वो कहलाते हैं अचालक। जबकि अर्धचालक, सेमीकंडक्टर, वे पदार्थ जो कम ताप पर तो अचालक है, जो कम ताप पर तो क्या है बच्चों? अचालक है। मतलब जिनमें कम ताप पर विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन उच्च ताप पर वे किसके समान? वे चालक के समान व्यवहार करते हैं। अर्थात उनमें उच्च ताप पर क्या होता है? विद्युत का प्रवाह होता है। उन्हें बोलते हैं हम क्या? अर्धचालक। क्योंकि उच्च ताप पर इनके मध्य के जो बंध होते हैं ना, वो टूट जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। हम सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि एग्जाम्पल की बात कर सकते हैं अर्धचालक के लिए, और अचालक में हम प्लास्टिक की बात कर सकते हैं कि वो क्या है? अचालक है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 एक सवाल है, देखें, प्रोटीन के 0.2 लीटर जली विलयन में 1.26 ग्राम प्रोटीन है। प्रोटीन का एक जली विलयन है जिसका आयतन दे रखा है हमें 0.2 लीटर, और इस विलयन में प्रोटीन की मात्रा कितनी है? 1.26 ग्राम। टेम्परेचर दिया हुआ है आपको 300 केल्विन। इस विलयन का प्रासरण दाब दिया हुआ है आपको, प्रासरण दाब मतलब कि पाई का मान दिया हुआ है आपको 2.57 × 10⁻³ बार। प्रोटीन के मोलर द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। आपको आर की वैल्यू दी हुई है बच्चों। एक सूत्र लगेगा इसके अंदर, सूत्र है आपका प्रासरण दाब एक अणुसंघ गुणधर था। उस प्रासरण दाब के प्रयोग से आप निकालेंगे यहाँ पर WA × RT/πV। हम एक फॉर्मूला पढ़ के आए थे वहाँ पर πV बराबर nRT। इस फॉर्मूले में अपन ने क्या किया है, इस n के स्थान पर WA
अपॉन MA रखा है और उसकी सहायता से अपन ने इसका मान निकाला है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले पाई V बराबर NRT की सहायता से मैंने ये सूत्र निकाला है। सूत्र है हमारा क्या, MA बराबर WA इंटू RT बटे पाई V। WA का मान 1.26 है, R का मान आपको दे रखा है 0.083 और T का मान पता है आपको 300। आप इसमें पाई का मान दे रखा है आपको, बटे में करेंगे 2.57 इंटू 10⁻³ और आपको आयतन दे रखा है 0.2। बच्चों आप ये मान रख दें, इन्हें गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको सूत्र लगाना है बच्चों, MA बराबर WA इंटू RT बटे पाई V। मैंने बता दिया मान, आप क्या क्या मान है इसके, आप इससे मान रखना, गुणा भाग करना, आपका उत्तर आ जाएगा इससे। प्रश्न नंबर 16, साम्यावस्था पर डेनियल सेल के लिए नेल्सन समीकरण। साम्यावस्था पर डेनियल सेल, देखिए इसने प्रश्न में हमसे डेनियल सेल को कहा है। डेनियल सेल मतलब एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल है बच्चों, और उस गैल्वेनिक सेल के लिए आपको नेल्सन समीकरण लिखनी है। तो सबसे पहले आपको डेनियल सेल में होने वाली समीकरण पता हो, तभी तो आप उसके लिए नेल्सन समीकरण लिख पाएंगे। तो आपको सबसे पहले डेनियल सेल में एनोड कैथोड पर क्या अभिक्रिया होती है आपको वो लिखना पड़ेगा। गौर से देखना बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूँगा एनोड पर। डेनियल सेल में एनोड पर अभिक्रिया होती है। एनोड जिंक का बना होता है बच्चों, जिंक का बना होता है बच्चों, और ये जिंक ठोस अवस्था में होता है, जो कि 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, त्याग करके Zn+2 बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है बच्चों, और ये हो जाता है एक्वेटिक। ये हो जाता है बच्चों एक्वेटिक। सबसे पहले एनोड पर होता है हमारा ऑक्सीडेशन, फिर कैथोड। कैथोड पर बच्चों वो जो Cu+2 आयन होता है, जो जली विलयन से कैथोड पर पहुँचता है, और ये एनोड द्वारा त्यागे गए 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण करके ठोस अवस्था में कॉपर का निर्माण करता है। सबसे पहले बात बच्चों आप याद रखें, इस प्रकार से अभिक्रिया हुई है। आप जब इसकी टोटल या नेट सेल रिएक्शन निकालते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे यहाँ बच्चों, और रिएक्शन आएगी यहाँ पर जिंक प्लस Cu+2 एक्वेटिक, यहाँ आएगा जिंक+2 एक्वेटिक हो जाएगा प्लस Cu। ये आपकी सबसे पहले आपको ये समीकरण लिखनी है। जब आपको डेनियल सेल के लिए आपसे नेल्सन समीकरण पूछ रहा है ना बच्चों, तो आपको डेनियल सेल के अंदर होने वाली अभिक्रिया पता हो, आपको ये पता हो कि डेनियल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, मतलब यहाँ n की वैल्यू भी 2 है, यहाँ n की वैल्यू भी 2 है। देखिए बच्चों पुनः देखें एक बार, अभिक्रिया लिखने के बाद हमको मालूम पड़ा कि स्मॉल n बराबर कितना आएगा आपका, 2 आएगा। अब नेल्सन समीकरण क्या होती है? नेल्सन समीकरण होती है E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.05991 बटे n log, आप चाहो तो यहाँ k लिख दें, आप चाहो तो log के बाद k लिख दें, या आप चाहे तो प्रोडक्ट बटे रिएक्टेंट कर दें, उत्पाद बटे अभिकारक, अर्थात उत्पाद की सांद्रता बटे अभिकारक की सांद्रता। अब आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए, नेल्सन समीकरण है ये। अब आपको क्या करना है, केवल आपको n का मान रखना है, स्मॉल n की वैल्यू यहाँ रखनी है। E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0591, और n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 2। अभी हमने देखा कुछ देर पहले, यहाँ पर देखें आप, मैं लिख रखा है यहाँ पर कि स्मॉल n 2 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण अभिक्रिया में हो रहा था, मतलब अभिक्रिया में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये स्मॉल n की वैल्यू हमारी हो गई 2। नेक्स्ट, अब log p, यहाँ पर आपको केवल जलीय विलयन में उपस्थित आयनों को लिखना है। तो उत्पाद में जो जलीय विलयन है वो तो है Zn+2, तो यहाँ ऊपर आएगा Zn+2 और यहाँ आएगा Cu+2। केवल आपको उत्पाद और अभिकारक में उपस्थित जलीय आयनों को या जलीय पदार्थों को की सांद्रता को यहाँ लिखना होता है। ये समीकरण हो जाएगी डेनियल सेल के लिए नेल्सन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, चलिए
फिर से आगे बढ़ेंगे। अभी प्रश्न पूरा नहीं हुआ हमारा, इस प्रश्न में भी एक और भाग है। आगे लिखा हुआ है साम्य स्थिरांक केसी में E0 सेल E0 सेल तथा साम्य स्थिरांक केसी में संबंध भी ज्ञात करना है अभी आपको। तो आपको इसी सेल के लिए आपको नेल्सन समीकरण में साम्य स्थिरांक केसी और E0 सेल में संबंध भी व्युत्पन्न करना है। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम पुनः एक बार नेल्सन समीकरण लिखेंगे। हमारी नेल्सन समीकरण होती है बच्चों E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log बेस 10 लिख दिया, log लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर आप लिखते हैं P अपॉन R। अभी लिखा मैंने कुछ देर पहले प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब क्या होता है बच्चों, साम्य अवस्था पर क्या होता है, साम्य अवस्था की स्थिति पर जो ये ई सेल है इसका मान 0 हो जाता है, और इस P अपॉन R के स्थान पे हम लिखते हैं केसी। इस P अपॉन R के स्थान बच्चों हम लिखते हैं क्या, केसी। तो इसके बाद हम देखो बच्चों आगे बढ़ेंगे, आप इसे नोट कर लें एक बार। तो हम इसके बाद ये मान हम इस समीकरण में मान रख देंगे। जब इस समीकरण में मान रखेंगे बच्चों अपन, तो देखें क्या होगा। जब मान रखेंगे अपन तो हमारे पास उत्तर आएगा इस प्रकार से 0 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log केसी। इस प्रकार से मान आएगा बच्चों। आप क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू का इधर पक्षांतर कर देंगे, और फिर आप केवल log बेस केसी का मान निकालेंगे। पक्षांतर करके आप केवल log बेस केसी का मान निकालेंगे, तो आपका उत्तर आएगा बच्चों E0 सेल इंटू स्मॉल n अपॉन 0.0591। मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ से देखिए आप समझें, मैंने इस माइनस वाली वैल्यू को पहले इधर भेज दिया, जिससे ये वैल्यू प्लस की हो जाएगी, और उसके बाद फिर मैंने इस 0.0591 बटे n को हमने बराबर उधर भेज दिया। तो n चूँकि बटे के नीचे था, उसका ऊपर गुना हो जाएगा E0 सेल में, और नीचे जाएगा 0.591। यही हमारा क्या है, केसी और E0 सेल में संबंध है बच्चों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें बच्चों, प्रश्न नंबर 17 है हमारा समपक्ष COCl2En का होल ट्वाइस तथा फलकी। बहुत अच्छा प्रश्न बच्चों। एक बार तो उसने समपक्ष दिया और इस वाले फलकी दिया, दोनों अलग अलग सूत्र हैं में से। आपको इनकी समावयवियों की संरचना बनानी है, इसमें केवल समपक्ष बनाना है। देखो बच्चों, तो देखिए ये एक अष्टफलकी संकुल है, अष्टफलकी है, तो इस प्रकार से देखो बच्चों एक वर्ग बनेगा। इस वर्ग के केंद्र में CO लिखेंगे, एक Cl ऊपर, एक Cl यहाँ। इसके बाद बच्चों En, दो लिगेंड, चूँकि En एक द्वितंतुक लिगेंड है, इसलिए एक इस कोने पर आएगा, एक यहाँ आएगा, और एक बार En यहाँ आएगा, इन दोनों कोनों पर। इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी समपक्ष वाली। ये तो है किसकी आकृति, COCl2En का होल ट्वाइस, इसकी समपक्ष आकृति है बच्चों। और ये भी देख लीजिए आप, CONH3 का होल थ्राइस NO2, इसकी आपको बनानी है फल की आकृति। विशेष प्रकार का एग्जाम्पल है बच्चों ये, इसमें दो प्रकार के रूप बनते हैं, एक बनता है फलकी वाला, एक बनता है रेखांशिक वाला। इसका फलकी पूछा है केवल आपसे, तो मैं आपको सामने फलकी किस प्रकार से बनता है वो बना देता हूँ। वो यहाँ पर देखिए, इस प्रकार कोबाल्ट को आपको बीच में लिखना है, एक NH3 ऊपर आएगा, एक NO2 यहाँ आएगा, एक NH3 यहाँ आएगा, एक NO2 यहाँ आएगा, एक NH3 यहाँ आएगा, और एक NO2 यहाँ आएगा। इसे बोलते हैं अपन क्या, फलकी रूप। एक्चुअल में यह भी शीर्ष रूप ही है, इसको अपन शॉर्ट में FAC कहते हैं, फेशियल मतलब कि फलकी रूप। इसमें क्रम कोई भी तीन एक जैसे लिगेंड एक साथ नहीं होते,
कोई भी तीन एक जैसे लिगेंड जैसे NH3 NO2 NH3 NH3 NO2 NH3, तो कभी भी तीन एक जैसे लिगेंड एक साथ नहीं हो तो फल्की रूप होगा इस वाले एग्जाम्पल में। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा प्रश्न 18 प्रश्न बच्चों हमारा, अभिक्रिया की अर्धायु किसे कहते हैं। अभिक्रिया की अर्धायु, सुने कि किसी भी अभिक्रिया के होने का वह समय, किसी भी अभिक्रिया के होने का वह समय जिसमें वह अभिक्रिया आधी हो जाती है, जिसमें वह अभिक्रिया आधी हो जाती है, अर्थात अभिकारक के आधे मोल उत्पाद बन जाते हैं, अभिकारक के आधे मोल उत्पाद बन जाते हैं, जबकि आधे मोल अभिकारक के रूप में ही रहते हैं। अर्थात मान लो हमने कोई अभिक्रिया में ए से बी कोई अभिक्रिया हो रही थी, इस अभिक्रिया में अभिकारक के 10 मोल लिए थे हमने स्टार्टिंग में, इसके 0 मोल थे। एक समय ऐसा आएगा जब इसके 5 मोल रह जाएंगे और इसके भी 5 मोल रह जाएंगे, वो समय कहलाता है हमारा बच्चों अर्धायुकाल, जिसमें अभिकारक की सांद्रता अपनी मूल सांद्रता की आधी रह जाती है। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि जिसमें अभिकारकों की सांद्रता अपनी मूल सांद्रता की आधी रह जाती है। अब इसके बाद आगे प्रश्न क्या है बच्चों, प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्धायु ज्ञात करने का सूत्र उत्पन्न कीजिए। प्रथम कोटि के वेग समीकरण से अर्धायु, सबसे पहले आपको प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण का सूत्र होता है बच्चों K1 = 2.303 बटे T log base 10 A/A-x, ये हमारी समीकरण होती है बच्चों। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग गुणांक की समीकरण है। अब वेग गुणांक का व्यंजक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो T है, इस T के स्थान पर आपको T½ लेना है, और जो x है, इस x के स्थान पे आपको A/2 लेना है। यहाँ A/2 का मतलब है कि उत्पाद भी अब अभिकारक के आधे बन चुके हैं। यहाँ A क्या है, स्मॉल a क्या है, स्मॉल a अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है, और x क्या है, ये उत्पाद की सांद्रता है। हमने उत्पाद की सांद्रता को अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के आधा ले लिया है। आप जब ये मान रखेंगे यहाँ पर, तो आप इसको T को इधर ले जाएंगे, इस K को इधर ले जाएंगे, क्या होगा बच्चों, देखिए आप T½ = 2.303 बटे K1 log, आप मान रखेंगे ये वाला, तो इस जगह पर आप जब A में से -A/2 घटाएंगे तो A/2 बचेगा, और एक पूरे A में आप आधे A का भाग देंगे तो आपका यहाँ वैल्यू आएगा 2। आप जब ये वैल्यू रखेंगे इस log 2 की वैल्यू होती है बच्चों 0.3010। जब आप ये सारे मान रख करके गुणा भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा बच्चों T½ बराबर 0.693/K। ये आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल ज्ञात करने का व्यंजक सूत्र है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न नंबर 19वां, बेंजिलिक क्लोराइड, देखिए बच्चों, और वाइनिलिक क्लोराइड के संरचना सूत्र लिखिए। लिख देते हैं बच्चों, बेंजिलिक ये ऐसा होता है, ये बेंजीन आपकी, बेंजीन में इस प्रकार से एक छोड़ करके एक स्थिति पर डबल बॉन्ड होता है, बेंजीन के ऊपर ये CH2 और यहाँ पर अपने लिखा है Cl। ये तो हो गया बेंजिलिक क्लोराइड। एक पूछा है वाइनिलिक, वाइनिल मतलब एथीन में से एक H कम करते हैं। एथीन में से हम जब एक H कम करते हैं तो वो समूह कहलाता है बच्चों वाइनिल। तो ये वाइनिलिक क्लोराइड, ये आपका बेंजिलिक हो गया, ये आपका वाइनिलिक हो गया। प्रश्न में आगे पूछा हुआ है, इन यौगिकों में क्लोरीन परमाणुओं से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संकरण अवस्थाएं भी लिखिए। तो देखें बच्चों, यहाँ इस वाले एग्जाम्पल देखें आप, वाइनिल में Cl इस CH पर जुड़ा हुआ है, C पर जुड़ा हुआ है, और इस C पर डबल बॉन्ड है, अर्थात इस वाले वाइनिलिक में तो कार्बन पर sp2 संकरण आएगा, वाइनिलिक में कार्बन पर sp2 संकरण आएगा। जबकि अगर मैं इस बेंजीन वलय के संकरण की बात करूं, बेंजीन वलय के कार्बन पर संकरण की बात करूं, वो तो sp2 है, पर आपसे बेंजीन का नहीं पूछा है बच्चों, आपसे पूछा है हेलोजन क्लोरीन इस कार्बन पर है, इस कार्बन पर संकरण कौन सा है। तो आपको याद रखना है बेंजिलिक में Cl परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 20वां, देखिए बच्चों,
प्रश्न नंबर 20वां है हमारा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। देखिए बच्चों, बहुत सीधी अभिक्रिया है, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। सॉरी, पहले वुड्स है फिर वुड्स फिटिंग है, कोई दिक्कत नहीं है। वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, देखें आप लेते हैं एल्किल हैलाइड की क्रिया आप सोडियम से करते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बार सोडियम ले लिया, मैं इसको भी यहाँ पर 2 बार लूँगा। जब मेथिल क्लोराइड एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम से आप शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में करते हैं, तो क्या होता है बच्चों, ये Cl जो है ना, ये Na के साथ बाहर निकल जाता है, अर्थात माइनस क्या हो जाता है, NaCl यहाँ से बाहर निकलता है। और CH3 और CH3 जो एल्किल समूह होता है ना, एल्किल हैलाइड का जो एल्किल समूह होता है ना, वो आपस में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके ज़्यादा कार्बन वाले उच्चतर एल्केन का निर्माण करते हैं। यहाँ बनेगा एथेन। आप 1 कार्बन का लोगे 2 का बनेगा, आप 2 का लोगे 4 का बनेगा, 3 का लोगे 6 का बनेगा। आप अलग अलग कार्बन के लोगे तो फिर अलग अलग उत्पाद, 3 प्रकार के उत्पाद प्राप्त होंगे बच्चों। यहाँ नहीं पूछा है उसने, हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट है आपकी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। देखो बच्चों, वुड्स फिटिंग, इस अभिक्रिया में आप क्या करते हैं, CH3Cl की क्रिया वापस Na से करेंगे, लेकिन अब आपको एक लेना है एरोमेटिक वाला, आपको लेना है क्लोरोबेंजीन। 2 अणु लेने हैं आपको, एक अणु एलिफेटिक का, एक लेना है आपको एरोमेटिक का। जब आप ये दोनों अणु अलग अलग लेते हैं तो उसे बोलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। यहाँ पर भी शुष्क ईथर का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर भी क्या होगा, 2 बार Na लेंगे, Na के साथ क्या निकल जाएगा, 2 बार NaCl निकल जाएगा और बेंजीन के ऊपर जाएगा CH3, बेंजीन के ऊपर जाएगा आपका CH3। इसे बोलते हैं बच्चों टालुइन या मेथिल बेंजीन। तो याद रखना है आपको, वुड्स फिटिंग में एक अणु एलिफेटिक का होता है, एक अणु एरोमेटिक का होता है। अभिक्रिया बिल्कुल वुड जैसी ही होती है, बस केवल अणुओं में अंतर है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 है, बहुत सीधा प्रश्न है। निम्नलिखित यौगिकों का संरचना सूत्र व IUPAC नाम दीजिए। सबसे पहला आपका ऑप्शन है फार्मेल्डिहाइड। बहुत ही सिंपल सा सूत्र है इसका, HC_O और H ऐसे लिख दें, या ऐसे नहीं लिखें आप तो आप सिंपल लिख दें HCHO। ये आपका फार्मेल्डिहाइड का सूत्र हो गया है। और इसका IUPAC नाम होता है बच्चों मेथेनेल। मेथेनेल। देखें, इसका IUPAC नाम होता है बच्चों मेथेनेल। एक मिनट थोड़ी सी, मेथेनेल, ये लीजिए। नेक्स्ट है एसीटोन। सूत्र होता है बच्चों इसका CH3C_O CH3। इसका IUPAC नाम होता है बच्चों प्रोपेनोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पढ़ेंगे अपन। निम्नलिखित यौगिकों के, ये अथवा वाला प्रश्न है बच्चों, 21वें प्रश्न में अथवाम प्रश्न है यहाँ पर। और प्रश्न दिया हुआ है मेलोनिक अम्ल एक डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है बच्चों, हम पढ़ कर आए थे इसको। इस प्रकार सूत्र होता है इसका, देखिए COOH CH2 और COOH, ये सूत्र होता है मेलोनिक अम्ल का। एक 3 कार्बन का डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है जिसके पहले और तीसरे कार्बन पर COOH समूह है। इसका IUPAC नाम है बच्चों, 3 कार्बन का है तो बोलेंगे प्रोपेन। 3 कार्बन का है तो बोलेंगे प्रोपेन। और पहले और तीसरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो बोलेंगे 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। 1,3 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। आप चाहें तो इसका नाम प्रोपेन 1,3 डाई ओइक अम्ल भी लिख सकते हैं, इसका नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका सक्सिनिक अम्ल। जैसे ये 3 कार्बन का था वैसे 4 कार्बन का होता है, सूत्र होता है बच्चों इसका, पहले कार्बन पर COOH है, फिर 2 बार CH2 आएगा और फिर लास्ट में आएगा COOH। सेम वैसे का वैसे ये मेलोनिक अम्ल में 1 कार्बन कम था बस केवल, और इस
इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ब्यूटेन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, या आप चाहें तो इसको ब्यूटेन 1,4 डाई ओइक अम्ल भी कह सकते हैं। चले बच्चों अगले प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 22वां है आपका, कार्बोक्सिलेट आयन किस प्रकार अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, रचनाओं द्वारा स्पष्ट कीजिए। और इसका प्रश्न नंबर ब भी देख लें बच्चों आप, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल के अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। इन दोनों ही रचनाओं, दोनों ही प्रश्नों में आपको अनुनाद बताना पड़ेगा। मैं अ वाले प्रश्न में आपको कार्बोक्सिलेट आयन का अनुनाद बताऊँगा और ब वाले प्रश्न में आपको फिनोल का अनुनाद बताऊँगा। देखना बच्चों अच्छे से, आपका कार्बोक्सिलेट आयन कैसा होता है, इस प्रकार से लिखते हैं अपन RC डबल बंद O और सिंगल बॉन्ड O। इस वाले O पर इस प्रकार इस वाले O पर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। इस वाले O पर इस प्रकार से 2 LP होते हैं और ये उदासीन होता है। तो क्या होता है बच्चों, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पाई बॉन्ड बनाएंगे और ये जो पाई बॉन्ड है ये वाले, ये इस O पर आ जाएंगे, इस O पर इस प्रकार से आ जाएंगे। ऐसा होने से क्या होगा, हमें स्ट्रक्चर प्राप्त होगा RCO। अब इस वाले O पर 6 हो गए इलेक्ट्रॉन, चार्ज इस पर नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड, यहाँ रह गए आपके 4 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से 2 संरचनाएँ बनती है और हम कह सकते हैं इसके अनुनादी संकर, इसका बना दे अपन क्या, अनुनादी संकर। उससे स्पष्ट होता है कि दोनों बंद में डबल बंद के गुण हैं, तो उसको डॉटेड लाइन से कर देंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर -1/2 लगा दें, यहाँ -1/2 लगा दें, और न लगाएं तो आप यहाँ पर एक बार लगा दें क्या, माइनस। तो आपने देखा किस प्रकार से कार्बोक्सिलेट आयन में दोनों ही O पर नेगेटिव चार्ज है और दोनों ही O पर नेगेटिव चार्ज है और साथ में दोनों ही O पर पाई बॉन्ड भी है। इसलिए यह क्या होता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है अनुनाद के द्वारा। दोनों ही O अधिक विद्युत ऋणी है और दोनों अधिक विद्युत ऋणी परमाणु पर ही माइनस चिन्ह है। अभी मैं आपको फिनोल बताऊंगा बच्चों, फिनोल में बताऊंगा आपको कि वहाँ पर कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी माइनस का चिन्ह आएगा, कम विद्युत ऋणी कार्बन पर भी माइनस का चिन्ह आएगा। इस कारण से फिनोल इसकी तुलना में कम स्थायी होगा। मैं यहाँ बता रहा हूँ अच्छे से आपको कि आप देखें कि किस प्रकार यहाँ पर भी O पर माइनस है और किस प्रकार यहाँ पर भी O पर माइनस है। दोनों संरचनाओं में O पर ही माइनस है और O क्या है, एक अधिक विद्युत ऋणी तत्व है। इसलिए इस प्रकार से वो अनुनाद द्वारा स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। अब मैं बात करता हूँ प्रश्न यहाँ पर, कार्बोक्सिलिक अम्ल फिनोल की अपेक्षा अधिक अम्लीय क्यों होता है। ये अम्लीयता का गुण सीधा सीधा स्थायित्व पर निर्भर करता है बच्चों, अम्लीयता का गुण सीधा सीधा स्थायित्व पर निर्भर करता है और स्थायित्व सीधा सीधा अनुनाद पर डिपेंड करता है। चूँकि भले ही फिनोल में अनुनादी संरचनाएं ज़्यादा है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में स्थायित्व अधिक होता है। मैं आपको फिनोल की भी संरचनाएं बताता हूँ। देखो बच्चों, अनुनादी वाली इस प्रकार से होती है स्ट्रक्चर, ये बेंजीन वाले, इस पर O पर इस प्रकार से होता है H, एक मिनट रुकिए आप, देखिए इस प्रकार से बच्चों ये फिनोल है आपका, ये फिनोल है। इस फिनोल में O, इस O पर H होता है और ये इलेक्ट्रॉन, देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये यहाँ आ जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन निकल करके यहाँ जाएंगे। मतलब O पर जो इलेक्ट्रॉन है, O पर जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो तो क्या करेंगे, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे, इस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएंगे और O पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, साथ में आएगा H, और यहाँ के जो बंध थे वो यहाँ आ जाएंगे इस जगह माइनस के रूप में, और ये पाई बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही है। तो आपने देखा, अब इसके बाद ये पाई बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे तो ये पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएंगे। बस इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन वलय में आगे बढ़ते रहेंगे, वलय में आगे बढ़ते रहेंगे। यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, ऊपर H है, ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और अब बंद यहाँ बन जाएगा, बंद यहाँ बना हुआ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ जाएगा। बच्चों अगली स्टेप में नेगेटिव चार्ज आपकी इस वाली आर्थो स्थिति पर आएगा, इस वाली आर्थो स्थिति पर आएगा। तो इन संरचनाओं में हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन जो कि अधिक विद्युत ऋणी तत्व है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन जो कि कम विद्युत ऋणी तत्व है उस पर नेगेटिव चार्ज है। इस कारण से ये थोड़ा सा कम स्थायी होता है, और इसके कम स्थायी होने के कारण यह अम्लीय भी कम होता है।
या हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं बच्चों कि फिनोल जो होता है वो H+ अपने द्वारा त्यागे गए H+ को पुनः ग्रहण कर लेता है, इसलिए भी क्या होता है, ये कम अम्लीय होता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न में पढ़ेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा, सुक्रोज का हार्वर्थ सूत्र, पार्ट 14 का प्रश्न है हमारे। सुक्रोज का हार्वर्थ सूत्र, देखिए बच्चों कैसे बनता है सूत्र। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सुक्रोज जो है वो बना होता है किससे, वो बना होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज नामक 2 इकाइयों से, मतलब यह एक डाइसैकेराइड है। इसके स्ट्रक्चर में बच्चों सबसे पहले में अल्फा डी ग्लूकोज कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन, कार्बन और ये कार्बन। देखिए बच्चों ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, कार्बन नंबर 5 है और ये ऊपर इसके कार्बन नंबर 6 है। यहाँ इस पर H होता है, ये H, OH, अंदर इसमें OH होता है, बाहर इसमें H होता है, यहाँ OH है और ये H है। साथ में इसके यहाँ बनाते हैं अपन एक बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, कार्बन और ये कार्बन। इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर ये O के साथ इसका बंध बनता है। इसके ऊपर भी होता है H, इसके ऊपर होता है CH2OH। यहाँ लिखा होता है H, यहाँ होता है CH2OH। इस वाले कार्बन पर OH अंदर है, इस वाले पर H नीचे है, इस पर H अंदर है, इस पर OH बाहर है। देखिए बच्चों क्या होता है कि ये जो बंध है ना ग्लाइकोसिडिक बंध कहलाता है। ये ग्लूकोज का तो पहला कार्बन है, लेकिन ये बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन है। इसे बोलते हैं अपन 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध। इसको बोलते हैं अपन बच्चों 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध। थोड़ा सा आप देख लें इसको, अपनी बुक से भी देख लें एक बार। नेक्स्ट आप प्रश्न आता है बच्चों, सुक्रोज एक अनअपचयी शर्करा क्यों है। बच्चों ये मैंने आपको बताया चित्र में कुछ देर पहले, अभी मैंने आपको बताया चित्र में कि इस सुक्रोज का जो निर्माण है वो किससे हुआ है, अल्फा डी ग्लूकोज से हुआ है प्लस बीटा डी फ्रक्टोज से हुआ है ना। अल्फा डी ग्लूकोज का पहला कार्बन बंध बनाने में काम आया, बीटा डी फ्रक्टोज का दूसरा कार्बन बंध बनाने में काम आया। ग्लूकोज के पहले कार्बन पर एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज के दूसरे कार्बन पर कीटोन समूह होता है। ये दोनों ही समूह अपचायक समूह होते हैं, लेकिन इन दोनों ही समूह ने तो आपस में जल के अणु का निष्कासन करके 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध का निर्माण किया, जिस कारण से ये दोनों बंध बनाने में प्रयुक्त हो गए। अतः ये हाइड्रोक्सिल एमीन, फेलिंग विलियन, टोलिन अभिकर्मक किसी को भी अपचयित नहीं करते। इस कारण से ये क्या होते हैं, अनअपचयी शर्करा होते हैं। आपको बस इतना से लिखना है आंसर कि इनमें अपचायक समूह मुक्त नहीं होता, वो 1,2 डाइग्लाइकोसिडिक बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24वां, डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल, आपका डेनियल सेल जो होता है वो एक गैल्वेनिक सेल है बच्चों। इसमें 2 अलग अलग पात्र होते हैं। इस प्रकार से आप बना लें फटाफट से कि इधर एनोड होता है, इधर कैथोड होता है ना। इसके अंदर मान लो ये जिंक की छड़ है तो यहाँ जिंक SO4 का विलयन भरेंगे। ये कॉपर की छड़ है तो इसके अंदर अपन कॉपर सल्फेट का विलयन भरेंगे। इनको आपस में लवण सेतु से जोड़ेंगे, लवण सेतु से संपर्कित करेंगे और इसको इस प्रकार से परिपथ से अपन दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से डेनियल सेल का चित्र बन जाता है। अब डेनियल सेल के बाद इसी प्रश्न पूछा है बच्चों, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली ऑक्सीकरण व अपचयन की अर्ध अभिक्रिया। बच्चों कुछ देर पहले वो नेंसर्ट समीकरण वाला प्रश्न आया था, अभी कुछ देर पहले वहाँ पर ही मैंने आपको अभिक्रिया बताई थी। वो सेम अभिक्रिया यहाँ पर भी आएगी। अभिक्रिया थी एनोड पर क्या हुआ था, जिंक था, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे थे, जिंक +2 बना था। और कैथोड पर क्या हुआ था, कॉपर +2 था, कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे और कॉपर बना था। दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपकी नेट सेल इक्वेशन आ जाएगी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 25वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम में X तथा Y को पहचानिए व प्रयुक्त दोनों अभिक्रियाओं का नाम भी लिखिए। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो
आपसे प्रश्न में पूछा गया है, उसने RCONH2 तो इस RCONH2 एमाइड है। इस एमाइड की क्रिया Br2/NaOH से करी है। हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है बच्चों, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। और उसमें हमें एक कार्बन कम एमीन प्राप्त होता है, मतलब ये X क्या होगा, एमीन होगा। इसमें से क्या बाहर निकल जाएगी, CO। हमें प्राप्त होगा बच्चों क्या, RNH2, मतलब X क्या है हमारा, RNH2 है, एक एमीन है, हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया है। और जब इस एमीन की क्रिया, इस प्राथमिक एमीन की क्रिया, इसको अपन आइसोसाइनाइड, इस रिएक्शन को बोलते हैं बच्चों आइसोसाइनाइड परीक्षण। ये केवल प्राथमिक एमीन ही देता है। जब हम प्राथमिक एमीन की क्रिया CHCl3 और KOH से करते हैं, एल्कोहलिक KOH से करते हैं, तो हमें RN ट्रिपल बॉन्ड C, मतलब हमें एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है ना। इसका भी का नाम है हमारा हाफमान ब्रोमाइड, इसका नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। नेक्स्ट बच्चों अगला प्रश्न है, एल्केन एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय क्यों होता है। देखो बच्चों, अमोनिया क्या होता है आपका, अमोनिया में इस प्रकार Lp होता है नाइट्रोजन के ऊपर, जबकि एल्किल एमीन में भी अमोनिया पर Lp होता है, लेकिन उसमें एक क्या होता है साथ में, R एल्किल समूह। और इस एल्किल समूह के +I इफेक्ट के कारण, इस एल्किल समूह के +I इफेक्ट के कारण इस नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है। इस कारण से यह एक प्रबल क्षार होता है। एल्किल एमीन प्रबल क्षार होता है +I इफेक्ट के कारण, एल्किल समूह के प्रबल +I इफेक्ट के कारण। बच्चों प्रश्न नंबर 26वां है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, पर मैं सारे प्रश्न सोल्व कर रहा हूँ बच्चों करके, इससे थोड़ा सा वीडियो हमारा लंबा हो रहा है। कोई नहीं, आप सुनते रहिए। मधुमेह के रोगियों को कृत्रिम मधुरकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है। देखिए प्रश्न का आंसर क्या है, हम जो शुगर खाते हैं ना, वो सुक्रोज है। तो सामान्यतः क्या है, प्राकृतिक सुक्रोज है ना, वो एक प्राकृतिक मधुरक है, एक प्राकृतिक मधुरक है जो कि कैलोरी बढ़ाता है, जबकि जो हमारे कृत्रिम मधुरक है वो कम मात्रा में ऊर्जा देते हैं। वो हमें क्या करते हैं, कम मात्रा में ऊर्जा देते हैं और हमारे शरीर की कैलोरी को बढ़ने भी नहीं देते हैं। इसलिए मधुमेह के रोगियों को जो है वो कृत्रिम मधुरकों को प्रयुक्त करने की सलाह दी जाती है। प्रश्न है, एक खाद्य परिरक्षक का नाम लिखिए। तो नाम बेटा सोडियम बेंजोएट C6H5COONA, एक खाद्य परिरक्षक है सोडियम बेंजोएट। यह खाद्य परिरक्षण किस प्रकार से करता है ना, यह अपनी उपापचयन क्रिया के कारण, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण परिरक्षण का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, ये अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया, हम बोल रहे हैं क्या, अपनी रेडॉक्स अभिक्रिया के कारण क्या करता है, खाद्य परिरक्षण का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 6 है हमारा, ऋणायनी अपमार्जक का नाम व सूत्र लिखिए। देखो बच्चों, ऋणायनी अपमार्जक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में पूछा जाना प्रश्न है ये ला। सूत्र है, नाम है इसका सोडियम लोरिल सल्फेट। सूत्र है बच्चों इसका CH3CH2, इस CH2 का होल 10 है, CH3CH2 का होल 10, फिर CH2OSO3Na। ये है बच्चों हमारा क्या, ये सोडियम है और इसको बोलते हैं क्या, लोरिल सल्फेट। CH3CH2 का होल 10 मतलब CH3 के बाद 10 बार CH2 है, फिर CH2OSO3Na। नेक्स्ट बच्चों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27वां, योगज बहुलक का एक उदाहरण द्वारा समझाइए। आपको इस योगज बहुलक को उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो मैं बता दूं आपको, आप चाहे तो एथीन का एग्जाम्पल सकते हैं, पॉलीएथीन का, कि CH2 डबल बंद CH2 ये कई सारे अणु जब ले तो क्या हो जाता है, वो पॉलीएथीन बन जाता है। सॉरी, बीच में बंद एक सिंगल बंद आएगा, केवल यहाँ पर सिंगल बंद आएगा और ये वैलेंसी फ्री कर देंगे, यहाँ लगा देंगे N, पॉलीएथीन। आप चाहे तो पॉलीएथीन से बता दें, आप चाहे तो पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल से बता दें। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों आपका, संश्लेषित रबर के विरचन का समीकरण। बहुत सारे रबर संश्लेषित रबर है हमारे, ब्यूना N हुआ, ब्यूना S हुआ, नियोप्रीन हुआ। मैं कोई भी एक ब्यूना N का एग्जाम्पल मैं आपको करके बता देता हूँ। ब्यूना N में एक तो होता है आपका
1,3 ब्यूटाडाइइन, एक एकलक इकाई तो होती है बच्चों क्या, 1,3 ब्यूटाडाइइन, CH2 डबल बन CH एकल बन CH डबल बन CH2, ये तो है आपकी 1,3 ब्यूटाडाइइन। और दूसरी इकाई है बच्चों आपकी एक्राइलोनाइट्राइल, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, इसको बोलते हैं अपन क्या, CN है बच्चों ये एक्राइलोनाइट्राइल। इसके भी N अणु लेंगे, इसके भी N अणु लेंगे, तो इस प्रकार से बनेगा बच्चों ये CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ आएगा CN और होल N। जो डबल बॉन्ड है बच्चों ये यहाँ आ जाएगा इस जगह पर। इस प्रकार से बनेगा हमारा ब्यूना एन रबर। नेक्स्ट बच्चों, डेक्रोन को प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त एकलकों के नाम, केवल आपको नाम देने हैं। एक नाम तो आता है एथिलीन ग्लाइकोल, एक नाम तो आता है आपका एथिलीन ग्लाइकोल OH CH2OH, और एक नाम आता है आपका टेरेफ्थेलिक अम्ल, एक नाम आता है आपका टेरेफ्थेलिक अम्ल। सूत्र है बच्चों उसका COOH बेंजीन वाले और COOH, मतलब बेंजीन वाले की 1,4 स्थिति पर 2 बार होता है बच्चों क्या, COOH, इसे बोलते हैं अपन टेरेफ्थेलिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। प्रश्न नंबर हमारा अथवा का प्रश्न है ये। प्रश्न दिया हुआ है संघनन बहुलक को एक उदाहरण द्वारा। संघनन बहुलक, तो आप चाहे तो नाइलॉन 6 का एग्जाम्पल ले सकते हैं बच्चों। नाइलॉन 6 में 2 इकाइयाँ होती है, एक तो होती है हेक्सामेथिलीन डाइमीन और एक होती है एडिपिक अम्ल। इस प्रकार से होता है एडिपिक अम्ल, CH2 का होल 4 और COOH, ये आपका हेक्सामेथिलीन डाइमीन है, ये आपका एडिपिक अम्ल। जब इन दोनों को जोड़ेंगे आप तो इनके बीच में एक एमाइड बंध बनेगा और एमाइड बंध बनने से नाइलॉन 6 का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट है बच्चों, अगला प्रश्न है ताप सुगठ्य एवं ताप दृढ़ बहुलकों के एक उदाहरण दीजिए। ताप सुगठ्य में आपको आएगा पॉलीथीन लिख दीजिए आप चाहे तो PVC लिख दीजिए, दोनों ही क्या है आपके ताप सुगठ्य। आप बात कर रहे हैं ताप दृढ़ की, ताप दृढ़ में आप चाहें तो बेकेलाइट लिख दीजिए, बेकेलाइट, और मेलामाइन भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, दो बता दिए मैंने आपको, पूछा केवल एक ही है आपसे, ब्यूनाइन। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको ब्यूनाइन, अभी पिछले इसी प्रश्न के अथवा मैंने आपको ब्यूनाइन बताया है बच्चों। आप वहाँ से देख लेना एक बार दोबारा से कि जो आपका ब्यूनाइन ब्यूट 1,3 डाइइन और एक्राइलोनाइट्राइल से मिलकर बना होता है। चलो प्रश्न नंबर 28वां है, भौतिक अधिशोषण व रासायनिक अधिशोषण में 2 अंतर लिखने हैं बच्चों। बहुत सिंपल प्रश्न है। सबसे पहली बात, जो भौतिक अधिशोषण है वो उत्क्रमणीय होता है, याद रखें ये कैसा होता है, उत्क्रमणीय, ये होता है अनुत्क्रमणीय। बहुत सिंपल सा प्रश्न है। इसके लिए एंथैल्पी का मान कम होता है, इसके लिए डेल्टा H का मान ज़्यादा होता है। इसके लिए लगभग 20 से 40 होता है किलो कैलोरी प्रति मोल, और इसके लिए लगभग 80 से 240 किलो जूल प्रति मोल। 2 अंतर पूछे थे, ये उत्क्रमणीय है, ये अनुत्क्रमणीय है। इसके लिए एंथैल्पी कम होती है, रासायनिक में एंथैल्पी ज़्यादा होती है। आप और भी जान सकते हैं कि इसमें दुर्बल वांडरवाल बंध पाए जाते हैं, भौतिक अधिशोषण में दुर्बल वांडरवाल्स बंध पाए जाते हैं, जबकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंध पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, समांगी व विषमांगी उत्प्रेरण को परिभाषित कीजिए। देखो समांगी उत्प्रेरण क्या होता है, जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो, अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान हो तो बच्चों उसे बोलते हैं अपन क्या, समांगी उत्प्रेरक। जैसे मैंने कहा 2SO2 गैस अवस्था में प्लस O2 ये भी गैस अवस्था में, आपका उत्प्रेरक NO ये भी गैस अवस्था में, और उत्पाद भी आपका बन रहा है गैस अवस्था में। सब कुछ गैस अवस्था में, गैस। जब अभिकारक और उत्प्रेरक एक ही प्रकार की भौतिक अवस्था में हो तो उसे बोलते हैं समांगी उत्प्रेरण। तो ये इसका एग्जाम्पल भी हो गया बच्चों विषमांगी। देखें आप, जब अभिकारक व उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो, हम अमोनिया के निर्माण की समीकरण लेंगे
प्लस H2 गैस अवस्था में है। यहाँ पर आपका उत्प्रेरक आता है Fe जो ठोस अवस्था में होता है और उत्पाद बनेगा क्या, 2 बार NH3 गैस अवस्था में। तो आपकी उत्प्रेरक ठोस अवस्था में, बाकी सब क्या है, गैस अवस्था में है, इसलिए इसे कहते हैं अपन विषमांग उत्प्रेरण। नेक्स्ट देखें आप, अगला प्रश्न है विद्युत अपोहन का नामांकित चित्र बनाइए। पार्ट 5 का प्रश्न है बच्चों। इस प्रकार से एक अपोहक झिल्ली होती है। एक पात्र होता है, इस पात्र में इस प्रकार का पात्र होता है। यहाँ लगा होता है कैथोड, यहाँ लगा होता है एनोड। ये आपकी अपोहक झिल्ली है। यहाँ आपका जल भरा, इधर से जल आता है, इधर से जल भरा होता है। इसमें 16 कण, इस अपोहक झिल्ली में 16 कण और कोलाइडी कण भरे होते हैं और विद्युत अपघट्टी जो है वो यहाँ से बाहर निकल जाता है। इस प्रकार चित्र है बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर अगला है, द्रव रागी व द्रव विरागी कोलाइड में अंतर। इसका मतलब है द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, द्रव रागी। सबसे पहले आप देखिए, ये होते हैं उत्क्रमणीय, आप उसको उल्टा कर लेना, ये होते हैं अनुत्क्रमणीय। द्रव स्नेही स्थायी होते हैं और ये होते हैं अस्थायी। बस 2 अंतर पूछे हैं आपसे। द्रव स्नेही उत्क्रमणीय होते हैं, द्रव विरोधी अनुत्क्रमणीय होते हैं। द्रव स्नेही स्थायी होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। ओके बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर ब है इसका, यीस्ट में उपस्थित 2 एंजाइमों के नाम दीजिए, इनके द्वारा उत्प्रेरित अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। देखिए बच्चों, यीस्ट में 2 प्रकार के एंजाइम होते हैं। एक तो होता है इन्वर्टेज, एक होता है जाइमेज। याद रख लें बच्चों आप, 2 एंजाइम नाम बता दिए मैंने आपको, एक इन्वर्टेज और एक होता है जाइमेज। चले अब इसके लिए अपन रिएक्शन की बात करते हैं। रिएक्शन सबसे पहले क्या होता है, C12H22O11, ये आपकी सुक्रोज है। इसका करते हैं अपन जल अपघटन इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिससे हमें प्राप्त होता है C6H12O6 प्लस C6H12O6। अर्थात एक बार तो प्राप्त होता है हमको अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी फ्रक्टोज। याद रखें, C6H12O6 आपका सुक्रोज है। इसके जल अपघटन किया हमने इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो हमको ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्राप्त हुए। ये तो काम आया इन्वर्टेज का। अब बात करते हैं अपन जाइमेज की। तो जो ये C6H12O6 है, ये जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में बच्चों 2 बार तो बनाता है एथिल एल्कोहल, 2 बार तो बनाता है बच्चों एथिल एल्कोहल और 2 बार बनाता है CO2। तो ये हमारी जाइमेज की उपस्थिति में रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट, ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों इसमें एक छोटा पात्र होता है, इस छोटे पात्र में एक बड़े पात्र, इस छोटे पात्र को एक बड़े पात्र में रखते हैं। इस बड़े पात्र में बर्फ़ भरी होती है। यहाँ हमें जिस धातु का कोलाइडी बनाना होता है विलियन, उसकी 2 छड़ लेते हैं अपन धातु की, जो कि कैथोड और एनोड का कार्य करती है। इसके अंदर अपन विद्युत अपघट्टी, या हम यूँ कहें कि हम इसके अंदर परिक्षेपण माध्यम भरते हैं। इस प्रकार का चित्र होता है। आप एक बार अपनी नोटबुक या अपनी किताब से नोट कर लीजिएगा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है 29वां प्रश्न है, वर्ग 15 के ऊपर से तीसरे तत्व का नाम। ऊपर से तीसरे, देखिए बच्चों हम करते हैं नेहा पास सब बिंदास। तो तीसरा कौन सा है, आर्सेनिक। इसका परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 33। इसका परमाणु क्रमांक, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 33। इसका पूछा है अपन से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हम क्या कहेंगे, आर्गन 18। इसके बाद 3D होता है, फिर होता है 4s में आते हैं 2, तो 18 के बाद 2 20 हो गए, 10 यहाँ आएंगे तो 30 हो जाएंगे, और 4p कितने बचे बच्चों, 3 बचे। ये आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। नेक्स्ट है अमोनिया अणु की संरचना। अमोनिया अणु होता है पिरेमिडी होता है बच्चों, बिल्कुल सिंपल चित्र है। आप N लिखें, अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर बताया था। ये देखिए, सॉरी H आएगा यहाँ पर, यहाँ भी H आएगा और यहाँ भी H आएगा। ये अमोनिया की संरचना है, पिरेमिडी है, नाइट्रोजन पर sp3 संकरण है। नेक्स्ट, ये लुईस चार की तरह। अगला प्रश्न, NH3 लुईस चार की तरह व्यवहार क्यों करता है? क्योंकि NH3 के ऊपर क्या होता है, एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर के कारण यह क्या होता है, लुईस चार के समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट अभिक्रिया बच्चों, तनु व सांद्र HNO3 की जिंक के साथ अभिक्रिया।
ये प्रश्न बहुत कन्फ्यूज करता है बच्चों को देखें आप। सबसे पहले जिंक लेंगे, जिंक की क्रिया आप HNO3 से करेंगे। मैं सांद्र से कर रहा हूँ पहले सांद्र से कर रहा हूँ क्रिया, और बन रहा है क्या, जिंक नाइट्रेट बनेगा बच्चों। NO3 का होल ट्वाइस बनेगा, प्लस 2 बार H2O बनेगी, प्लस 2 बार NO2 बनेगा। ये होती है, रंग होता है इसका भूरा। देखो बच्चों, ये सांद्र HNO3 से अभिक्रिया है, जिंक की क्रिया सांद्र HNO3 से जिंक नाइट्रेट बनेगा, H2O बनेगा और NO2। तनु के अंदर भी सेम बनेगा बच्चों, तनु के अंदर भी ये सेम बनेगा, केवल इसमें अंतर आएगा, केवल इस NO2, यहाँ NO2 बनी है, सांद्र में NO2 बनती है जो कि भूरे रंग की होती है। मैं आपको तनु से क्या कराऊंगा, तनु में N2O बनेगी, केवल इतना सा अंतर है NO2 का और N2O का। ठीक है, देखना यहाँ पर मैं आपको तनु से भी क्रिया करके बताता हूँ। अब यहाँ पर तनु HNO3 से भी सेम क्रिया होगी। हम जिंक लेंगे 4 बार, HNO3 लेंगे 10 बार। यह आपका तनु है, डाइल्यूट HNO3 है आपका। इससे क्रिया करने पर बच्चों हमें सेम जिंक नाइट्रेट प्राप्त होगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस प्राप्त होगा। वही हमको जल के अणु प्राप्त होंगे। और अब मैंने बताया कुछ देर पहले आपको, सांद्र नाइट्रिक अम्ल में हमें NO2 प्राप्त होती है भूरे रंग की, जबकि यहाँ प्राप्त होता है हमें N2O, रंगहीन होता है, रंगहीन कलरलेस। इसको अपन हास्य गैस कहते हैं बच्चों, हास्य गैस कहते हैं, याद रखना। तनु HNO3, तनु को बोलते हैं डाइल्यूट। आप प्रश्न नंबर वर्ग 15 के धातु तत्व। बच्चों वर्ग 15 में धातु तत्व है बिस्मिथ। इस बिस्मिथ का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 83, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है अपन से, तो जिनोन लिखेंगे बच्चों। जिनोन के बाद आता है आपका 4F में 14 होते हैं। फिर आता है आपका 5D में 10 होते हैं, 6S2 और साथ में होता है बच्चों 6P3। तो वर्ग 15 के धातु तत्व का नाम बिस्मिथ है, परमाणु क्रमांक इसका 83 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिनोन 4F14, 5D10, 6S2 और 6P3, ये इसका बाह्यतम कोश का विन्यास है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट अभिक्रिया है क्लोरीन की विरंजन क्रिया का कारण। देखो बच्चों, क्लोरीन जो है ना आपकी, ये ऑक्सीकारक गुण दर्शाती है। एक रिएक्शन है इसकी कि जब Cl2 की क्रिया आप जल से करते हो, तो जल से करने पर 2 बार तो बनता है HCl और 1 बार बनता है नवजात ऑक्सीजन। इस नवजात ऑक्सीजन, यहाँ Cl2 की OH का मान 0 था, यहाँ Cl2 की OH का मान -1 है। ठीक है, खुद का अपचयन हुआ है, लेकिन इसने क्या मुक्त करी है, यहाँ पर ऑक्सीजन मुक्त करी है, नवजात ऑक्सीजन। और जब इस नवजात ऑक्सीजन की क्रिया आप रंगीन पदार्थ से करेंगे, कपड़ों पर लगी हुए गंदगी से क्रिया करेंगे, तो ये ऑक्सीजन जो है रंगीन पदार्थ को रंगहीन कर देगी। इस क्रिया को बोलते हैं अपन विरंजन क्रिया। ये क्यों रही है, इसके ऑक्सीकारक गुण के कारण हो रही है। अभी क्या लिख देना और ऑक्सीकारक गुण लिख देना कारण में। नेक्स्ट है भूरी वलय परीक्षण के समीकरण को लिखिए। देखो बच्चों, भूरी वलय परीक्षण जो है वो किसके लिए होता है, वो होता है नाइट्रेट आयन के लिए या नाइट्रेट मूलक के लिए। क्या रिएक्शन है इसकी, देखें आप बच्चों। इसमें जो आपका NO3 माइनस होता है, जो आपका NO3 माइनस आयन होता है, इसकी क्रिया आप Fe+2 फेरस आयन से करते हैं, अम्लीय माध्यम में करते हैं। तो सबसे पहले आपको बनता है NO, बनता है आपका 3 बार Fe+3, ये इसका हो गया ऑक्सीडेशन, और साथ में बनती है H2O। इसके बाद इस FeH2O के होल 6+2 की क्रिया हम करते हैं NO से। जब इसकी क्रिया NO से करते हैं बच्चों, तो क्या प्राप्त होता है, देखो बच्चों यहाँ देखें आप, FeH2O का होल 5 और NO, और एक H2O जो है वो बाहर निकल जाएगा, इसके ऊपर आएगा बच्चों +2, और एक जो H2O है वो यहाँ माइनस हो जाएगा, एक क्या बनेगा, H2O बनेगा। तो FeH2O का होल 5 NO+2, इसकी एक भूरी वलय बनती है, इसे ही बोलते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट या भूरी वलय परीक्षण। ये 2 स्टेप हैं इसकी, पहली रिएक्शन और ये
दूसरी रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शन लिखनी पड़ेगी आपको रिंग टेस्ट में। नेक्स्ट बच्चों, अगला प्रश्न है PCl5 अणु की संरचना। देखिए बच्चों, ये P लिखा मैंने, एक त्रिभुज बनाया मैंने त्रिभुजाकार संरचना में, और इस प्रकार से एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ, 3 Cl त्रिभुज के 3 कोनों पर, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे। ये ऊपर नीचे वाली अक्षीय है, और ये जो 3 कोने पर है ये इसको निरक्षीय बोलते हैं। इसकी आकृति होती है बच्चों त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, या आप चाहे तो बोल सकते हैं त्रिसमन्ताक्ष द्विपिरामिडीय। ये जो अक्षीय बंध है ये 240 पिकोमीटर के होते हैं, और ये जो निरक्षीय बंध है ये 202 पिकोमीटर के होते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगला प्रश्न है हमारा 30वां प्रश्न, आखिरी प्रश्न है। द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का, द्वितीयक ब्यूटिल 4 कार्बन का होता है ब्यूटिल, ये देखिए 4 कार्बन का ब्यूटिल, द्वितीयक है दूसरे कार्बन पर लगा देंगे OH। ये देखिए ये आपका द्वितीयक ब्यूटिल एल्कोहल का सूत्र हो गया। इसका IUPAC नाम पूछा है, इसका IUPAC नाम हो जाएगा बच्चों ब्यूटेन 2 ओल। ये देखिए ये आपका पहला प्रश्न पूरा हो गया। सेकंड प्रश्न है निम्नलिखित से फिनोल के विरचन के समीकरण दीजिए। बहुत सीधा प्रश्न है बच्चों, बेंजीन से बनाना है, बेंजीन से आपको फिनोल बनाना है। आपको कुछ नहीं करना है, बेंजीन लेना है, बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर देना है V2O5 की उपस्थिति में, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में, और ये आपका बच्चों फिनोल प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एनिलीन से बनाना है। आपको एनिलीन से बनाना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले बेंजीन वाले पर क्या लिखेंगे NH2 लिखेंगे, और आप इसका करेंगे डाई एजोटीकरण, आप इसका करेंगे डाई एजोटीकरण। आप NaNO2 प्लस HCl से 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पे क्रिया कराएंगे। ऐसा करने पर डाई एजोटीकरण होगा, और डाई एजोटीकरण के फलस्वरूप आपको बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। बच्चों आप इसे जब गर्म करेंगे, पानी भाप के साथ गर्म करेंगे H+ OH-, तो क्या होगा, यहाँ से N2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से HCl बाहर निकल जाएगा, और बेंजीन वाले के ऊपर क्या आ जाएगा OH आ जाएगा। ये आपका बन जाता है फिनोल। फिनोल की अणु, अगला प्रश्न है बच्चों फिनोल की अनुनादी में कुछ देर पहले एक प्रश्न आया था, फिनोल एल्कोहल, फिनोल कार्बोक्सिलिक अम्ल से कम अम्लीय होता है क्यों, वहाँ पर मैं आपको इसकी संरचना समझा के आया था बच्चों। अब वहाँ से देखें इसको। अगला प्रश्न है बच्चों मेथिल N प्रोपिल ईथर का IUPAC नाम व संरचना सूत्र। मेथिल के लिए आप क्या करेंगे CH3 लिखेंगे। N प्रोपिल मतलब आपका जो कार्बन है 3 कार्बन की श्रृंखला है वो बिल्कुल सीधी वाली है। ये सूत्र है किसका, मेथिल N प्रोपिल ईथर का। इसका IUPAC नाम पूछा है बच्चों, तो बड़ी श्रृंखला मुख्य श्रृंखला होती है, ये पहला कार्बन है इसका, तो नाम आएगा बच्चों इसका 1-मेथोक्सी प्रोपेन, क्योंकि ईथर का IUPAC नाम होता है एल्कोक्सी एल्केन। ओके बच्चों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा ईथर के विरचन की समीकरण दीजिए एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा। देखिए आप क्या करेंगे, एल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा आपको क्या बनाना है, ईथर बनाना है, तो आप एल्कोहल को 2 बार लेंगे, क्योंकि ईथर को एल्कोहल का एनहाइड्रेट कहते हैं बच्चों, एनहाइड्रेट। आप इसे गर्म करेंगे 413 केल्विन ताप पर, तो जल का एक अणु निकलेगा, और जल के एक अणु के निकलने से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से ईथर प्राप्त हो जाएगा। ये डाई एथिल ईथर है, और ये एथिल एल्कोहल था आपका। इसे इस प्रकार से आप करते हैं बंद। ताप याद रखना है 413 केल्विन। नेक्स्ट है आपका विलियमसन संश्लेषण द्वारा। विलियमसन संश्लेषण बच्चों सोडियम एल्कोक्साइड मैंने लिया, सोडियम मेथोक्साइड, इसकी क्रिया हम करते हैं एल्किल क्लोराइड से, एल्किल हैलाइड से, और क्रिया करने पर क्या होता है बच्चों, ये Na के साथ Cl निकल जाता है, Na के साथ Cl निकल जाता है, और हमारा ईथर प्राप्त हो जाता है। डाईमेथिल ईथर नाम है इसका। ठीक है बच्चों, ये है हमारा सोडियम मेथोक्साइड, और ये है हमारा मेथिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपके एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं। एल्कोक्सी बेंजीन की अनुनादी संरचनाएं बिल्कुल फिनोल जैसी होती है बच्चों। एल्कोक्सी बेंजीन देखिए बच्चों, यहाँ समझें आप, ये आपका इस प्रकार से बेंजीन वाले है, ये O है, और यहाँ होता है R। देखो बच्चों ये O, इस O पर इस प्रकार से 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं फिनोल में, और
फिनोल की संरचना में और एल्कोक्सी बेंजीन संरचना में केवल इस R का डिफरेंस है। इस R का कोई रोल नहीं है। अभी यहाँ पर आपको अनुनाद में केवल क्या करना है, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेके आना है और इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ लेकर के आना है। बस इसी प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन जो है पाई बेंजीन वाले में घूमेगा, डबल बंद हो जाएगा, O हो जाएगा, R हो जाएगा, O पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, O पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा बच्चों, और इस वाली जगह पर जो है वो माइनस चार्ज हो जाएगा। बस फिर ये वाले में घूमेगा इस प्रकार से, फिर ये घूमेगा। तो आप बना लेना इसको। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आपका 2013 का पेपर जो है वो संपन्न हुआ बच्चों। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।